27 अप्रैल 1990 में एक मिडिल क्लास में जन्मा हुआ एक बालक जिसका नाम बालेंद्र शाह था। प्यार से लोग उसे बालेंद्र शाह कहते थे। बालक बचपन से ही इंजीनियरिंग क्षेत्र में इंटरेस्ट था। नेपाल के एक माने जाने हिमालयन व्हाइट हाउस इंटरनेशनल कॉलेज से उन्होंने इंजीनियरिंग पास आउट की। उसके बाद फर्दर स्टडी के लिए इंडिया के बेंगलोर से उन्होंने अपना इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। बालेंद्र शाह एक बेहतर इंजीनियर के साथ साथ एक अच्छे रैपर थे। पहली रैपिंग उन्होंने 2012 में करप्ट पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट शुरू किया और वो रैप बालेंद्र शाह को एक साफ सुथरा और बेहतर छवि वाला आदमी बनाता चला गया। रैप के माध्यम से बालेंद्र शाह युवाओं को समय समय पे प्रेरित करते रहे, एक अच्छी राजनीति की तरफ ले जाते रहे। लेकिन बालेंद्र शाह को बहुत जल्द ये पता चल गया कि बाहर से रैप करके राजनीति को नहीं बदला जा सकता। और इसी कड़ी में बालेंद्र शाह ने सबसे पहले 2022 में मेयर का चुनाव लड़ते काठमांडू का एक इतिहास रचते हुए बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के निर्दलीय अपनी खुद की पार्टी बना के पहली बार में बालेंद्र शाह काठमांडू का मेयर बनते हैं, जो नेपाल के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। नेपाल में उससे पहले जितने भी मेयर बने सब किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से बने, लेकिन बालेंद्र शाह और बालेंद्र शाह एक ऐसे साफ सुथरे छवि के नेता बने जो बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के पहले मेयर बने। मेयर बनते ही उन्होंने बहुत सख्त से सख्त निर्णय लिए करप्शंस के अगेंस्ट, वहाँ पे हो रहे अतिक्रमण के अगेंस्ट। बड़ी बड़ी प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनियां थी, प्राइवेट कंपनियां थी, जिन रियल एस्टेट की जो कंपनियां थी जो अतिक्रमण करके रखे थे, उनकी बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलाया और बालेंद्र शाह को बुलडोजर शाह भी कहा जाने लगा। काठमांडू में मेयर रहते हुए उन्होंने विशेष प्रकार के कचरा प्रबंधन पे, नदियों की साफ सफाई पे और इनलीगल कंस्ट्रक्शन पे बहुत काम किया और उनके काम करने का तरीका युवाओं को बहुत पसंद आया और उसी काम करने के तरीके ने उन्हें आज प्रधानमंत्री की पोस्ट पर बैठाया है। जेनजी को प्रभावित करने वाले बालेंद्र शाह नेपाल में ओली सरकार के अगेंस्ट, जब ओली सरकार ने नेपाल में युवाओं को सोशल मीडिया से दूर किया, नेपाल में सोशल मीडिया बैन किया, तो जेनजी का बढ़कर इन्होंने नेतृत्व किया और एक बड़े प्रदर्शन के साथ जिसमें सैकड़ों युवाओं ने अपनी जान गंवाई और ओली सरकार को करप्ट सरकार को सत्ता से दूर भगाया। और फिर वो दिन आया जब बालेंद्र शाह खुद प्रधानमंत्री की पोस्ट पे बैठे। महज 4 सालों के राजनीतिक इतिहास में कैसे एक युवा मेयर से प्रधानमंत्री बना और नेपाल सरकार में सबसे कम उम्र की, पूरे नेपाल के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बने बालेंद्र शाह। बालेंद्र शाह प्रधानमंत्री बनते ही युवाओं के सपनों को लेकर गया हुआ एक युवाओं के लिए काम करना शुरू किया। बालेंद्र शाह राजनीति में जाते ही युवाओं के सपनों के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने एक से बढ़ के एक बड़े फैसले लिए, जैसे मिनिस्ट्री को कम करना, मिनिस्ट्री की संख्या को कम कर देना, जिससे कि लोगों को बहुत भाग दौड़ ना करना पड़े। जो फाइलें महीनों में पूरी होती थी उन फाइलों को हफ्तों में पूरा किया जा सके। एजुकेशन पे सख्त होना कि कोई भी प्राइवेट संस्था एक निश्चित फीस से ज़्यादा फीस नहीं ले सकती। कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी, जितने भी लोगों को गवर्नमेंट ट्रेजरी से पैसे दिए जाते हैं, उनके बच्चे सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। आप सोच के देखिए, अगर हमारे देश में कह दिया जाए कि वो सारे कर्मचारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे जो सरकार की ट्रेजरी से पैसा लेते हैं, तो क्या लगता है आपको भारत के स्कूलों की दशा कैसी होगी? आप बिलीव मानिए, जिस दिन ऐसा हुआ, भारत के सरकारी स्कूलों की दशा इतनी खूबसूरत होगी कि लोग प्राइवेट स्कूल में जाना छोड़ देंगे। और अगर इतना करने मात्र से सरकारी स्कूलों की दशा बदल सकती है, तो आखिर सरकारें ऐसा क्यों नहीं करती? ये सवाल होना चाहिए कि हर गवर्नमेंट कर्मचारी, सिर्फ शिक्षक की बात नहीं करते, जब लोग प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं, हमारे भी देश में करते हैं, कभी कभी मांग करते हैं, तो कहते हैं नहीं, सरकारी टीचर्स के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े। सरकारी टीचर के ही क्यों,
उन सभी के बच्चे जो सरकार से पैसा लेते हैं, उनके बच्चे क्यों नहीं सरकारी स्कूल में जाना चाहिए। और जिस दिन ऐसा हुआ, उस दिन भारत के सभी सरकारी स्कूलों की दशा बहुत खूबसूरत होगी। आप सोच के देखिए, अगर आपके सरकारी स्कूल में डीएम का बच्चा, एसडीएम का बच्चा, प्रधान का बच्चा, सेक्रेटरी का बच्चा, लेखपाल का बच्चा, इंस्पेक्टर का बच्चा, एसआई का बच्चा पढ़ रहा है, तो उस स्कूल की क्या दशा होगी। वहाँ के टीचर्स क्यों नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा होना चाहिए या नहीं, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। तो बालेंद्र शाह ने दूसरा जो सबसे बड़ा फैसला लिया वो एजुकेशन पे लिया, जो पूरी दुनिया में, खास करके पूरे एशिया में ऐसा फैसला लेने वाला नेपाल पहला देश बना। और इसका रिजल्ट क्या होगा आगे हम सब देखेंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा फैसला था, हेल्थ के लिए उन्होंने, हेल्थ सेक्टर के लिए उन्होंने बिल पास किया कि कोई भी, चाहे वो गवर्नमेंट संस्था हो चाहे वो प्राइवेट संस्था हो, 10% बेड गरीबों के लिए, अनाथ के लिए, असहाय के लिए उनको रखना ही पड़ेगा। 10%, अपनी कैपेसिटी के 10% बेड पे निःशुल्क इलाज करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल 100 बेड का है तो 90 बेड का पैसा वो ले सकता है। 10 बेड पे ऐसे लोग होंगे जो गरीब हो, असहाय हो, उनका इलाज करना कंपलसरी है। तो बालेंद्र शाह युवाओं के सपने को लेकर तो आए और बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने निर्णय लिए, लेकिन इसी बीच वो घिरते भी रह गए। कहते हैं कि पॉलिटिक्स में जाने के बाद पॉलिटिक्स कभी भी किसी को ईमानदार नहीं रहने देती, और उसी का शिकार हो रहे हैं बालेंद्र शाह। बालेंद्र शाह जिन युवाओं के दम पे, जिन युवाओं को उत्साहित करके, जिन युवाओं को डायरेक्शन देके इतने बड़े प्रदर्शन करा के आज राजनीति में आए हैं, वही युवा उनके अगेंस्ट ही आज के डेट में फिर से मोर्चा खोल दिए, फिर से सड़कों पे प्रदर्शन शुरू हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बालेंद्र शाह ने एजुकेशन में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेज में किसी भी प्रकार की पॉलिटिशियंस समूह बनाने से, पॉलिटिशियंस राजनीतिक ग्रुप बनाने के लिए मना कर, जिसका विरोध करते हुए लोग, यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेज के बच्चे सड़क पे आ गए। ये हमेशा से सवाल रहेगा, क्या यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज में पॉलिटिशियन समूह बनना कितना उचित है। आप खुद बताएंगे, आप हमें कमेंट करके बताएं।